डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक है। डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, कई सारे इसके एस्पेक्ट हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए डिक्लाइन का मामला देख लेते हैं। जो सब्जेक्टिव पार्ट है हमारे काम का वही है। इधर पार्लियामेंट के डिक्लाइन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का कम होना। पार्लियामेंट को जो काम करना चाहिए वो काम वो अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, ये डिक्लाइन का मतलब है। पार्लियामेंट एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसका काम है सोसाइटी के सभी सेक्शंस के इंटरेस्ट को फुलफिल करना, और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं मतलब ये डिक्लाइन कर रहे हैं। पार्लियामेंट एज इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है? कानून बनाता है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देता है, लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। ये एज एन इंस्टीट्यूशन उसका काम है, और अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। एज एन इंस्टीट्यूशन जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि डेमोक्रेटिक इथोस इरोड हो रहा है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। डिबेट हो, डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, ये बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। और ये होगा कहाँ? ये होगा पार्लियामेंट में। और अगर ये सारा काम पार्लियामेंट में नहीं हो रहा है मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट डिक्लाइन कर रहा है। पार्लियामेंट डिक्लाइन कर रहा है। जब हम कहते हैं डिक्लाइन, डिक्लाइन हमें दिखता कैसे है कि हो रहा है? लाइक व्हेन वी से पार्लियामेंट डिक्लाइन कर रहा है तो कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि पार्लियामेंट डिक्लाइन कर रहा है। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स अलग अलग समय पे निकलते रहते हैं। वो कुछ फिगर्स हैं, जैसे पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है, ये लोग अपना डेटा निकालते रहते हैं लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो वो जो डेटा निकालते हैं बड़ा क्रिटिकल होता है। वो डेटा बताता है कि पार्लियामेंट में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि घट रही है। अगर घट रही है तो डिक्लाइन हो रहा है। कैसे पता चलता है कि पार्लियामेंट डिक्लाइन कर रहा है? इंडियन पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सिटिंग्स डिक्लाइन करी हैं। 1950 में जहां 127 दिनों की सिटिंग हुआ करती थी, पिछले डिकेड में ये घट के 70 दिनों पे आ गई है। और 2017 में तो ये सिटिंग सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे गई है, जहां पे हाउस केवल 57 डेज के बाद खत्म कर दिया गया। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का डेटा है। ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो इंडिपेंडेंट डेटा कैटर करती है, कलेक्ट करती है। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ सेशंस, नंबर ऑफ डेज ही कम हो रहे हैं सेशंस में, तो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी तो कम होगी। दूसरा, 50% टाइम जो अलोकेट किया जाता है पहले जो अलोकेट किया जाता था टाइम 1950-60 में डिबेट एंड डिस्कशन के लिए, वो घट के आधा हो गया है। उस टाइम में 50% का डिक्लाइन देखा गया है। तो पार्लियामेंट का काम ही है डिबेट डिस्कशन, और वो टाइम दिन ब दिन रिड्यूस होता जा रहा है। अभी वो 50% पे आ गया है। तो ये भी एक डिक्लाइन का रिजेम्बलेंस है। मेंबर्स की अटेंडेंस, ये मामला नहीं है। पहले जितनी भी होती थी अब उसका आधा हो गया है। हाँ, मेरे टाइम अलोकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वो डेली एज एवरेज, मान लीजिए इतने दिन का सेशन हुआ, उन्होंने पहले 250 घंटे डिस्कशन के लिए अलोकेट किए थे, 300 घंटे डिस्कशन के लिए अलोकेट किए थे, तो वो घट के 150 घंटे के डिस्कशन पे आ गया है। अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम देखिए, पूरा प्रोसीडिंग में डिस्कशन ही थोड़ी होता है, और भी काम होते हैं। तो हर दिन कुछ टाइम डिस्कशन के लिए अलोकेट किया जाता है, वो टाइम रिड्यूस हुआ है। अटेंडेंस पे ध्यान नहीं देते। 15th लोकसभा में, मतलब 16 खत्म हो गई, 17 चल रहा है, उसके पहले 15th लोकसभा में केवल 7 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने 100% अटेंडेंस दी थी। ये तो अवार्ड के हकदार है ना, 100% अटेंडेंस। जो भी काम का दिन था वो लोग आए। 90% अबव। अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने रखा हुआ है ना। रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, बताता हूँ, डेटा है, उसका डेटा भी है हमारे पास, उसका भी डेटा लेकर आया हूँ मैं, कितना क्वेश्चन किसने कहाँ कितना पूछा।
हाँ, एक इंडिविजुअल का भी आप देख सकते हो। खैर यहाँ पे तो कलेक्टिव डेटा है, एक इंडिविजुअल का डेटा काम का नहीं होता, एज ग्रुप का डेटा काम का होता है कि यंगर मेंबर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं या ओल्डर वाले पूछ रहे हैं। तो अगर यंगर वाले पूछ रहे हैं मतलब यंगर एलिमेंट्स एक्टिव हैं, और यंगर मतलब 50 के आसपास तो यंग माने जाते हैं ना हमारे यहाँ। अखिलेश यादव से 1 साल छोटे हैं सर, अखिलेश यादव से 1 साल बड़े हैं वो। हाँ, राहुल गांधी जी की उम्र क्या होगी? राहुल गांधी जी से योगी आदित्यनाथ 47 होंगे, 47 होंगे। हाँ, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी 1 साल बड़े हैं योगी आदित्यनाथ जी से, और अखिलेश यादव जी शायद 1 साल छोटे हैं। ये तीनों लोग एकदम आसपास के ही हैं, जिसमें राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी तो यंग साबित हो जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को एकदम बुजुर्ग का दर्जा दे दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज अटायर। हाँ, योगी का जो उनका अटायर है उसकी वजह से उनको सीनियर का दर्जा दे दिया गया है, और राहुल गांधी जी पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि उनको कम से कम 60 का समझा जाए। उन्होंने अभी तो खूब बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, और हाँ, और विंदो घोष जी को रिजेंबल कर रहे हैं इस समय वो। तो ठीक है, सभी लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन वो रविन्द्रनाथ टैगोर बन रहे थे, मोदी जी रविन्द्रनाथ टैगोर बन रहे थे, राहुल गांधी जी अरविंदो घोष बन रहे हैं। तो पास्ट की पर्सनैलिटीज देखो, मॉडल्स होते हैं, रोल मॉडल्स, उनको सभी को कॉपी करना होता है, तो कॉपी कर रहे हैं सब लोग। इनके पास टीम होता है, इनको बताया जाता है कि आपको ऐसे दिखना है। मोदी जी सर पहले 2014 के कुछ और दिखते थे, उनको जो बाल सबका स्टाइल अलग था, इनको बताया जाता है कि आपको ऐसे पब्लिक के सामने आना है। एक मित्र थे, कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो थोड़ा क्रिटिकल है प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेकर। तो कह रहे थे कि मोदी जी इटली से मंगाया हुआ मशरूम खाते हैं। तो मैंने कहा, हाँ सुना था, तो मैंने कहा कि इतनी खुफिया जानकारी आपने कहाँ से निकाली? तो मैंने कहा इसमें क्या बुराई है, वो इटली का मशरूम खा रहे हैं, बहुत सारे लोग इंपोर्टेड चीज़ें खाते हैं, तो भी खा रहे हैं, तो चिढ़ाने के लिए खाते होंगे, इटली से किसी और का कनेक्शन बताया जाता है। मैंने कहा आप एक आम इंसान हैं, वो कहते हैं ना मोदी जी कि हम चाय बेचते थे, तो आप एक आम इंसान हैं और आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, तो क्या करोगे? इटली का मशरूम नहीं खाओगे? खाने दो, जो काम कर रहे हैं वो देखो ना, उनके खाने के पीछे क्यों पड़े हो आप? खाना कपड़ा छोड़ो, काम देखो। बेचारा देखो क्या कहते हैं, माता जी का उनके देहांत हुआ और तुरंत गए वहाँ पे, जो भी वो कार्यक्रम था उसको करके फिर हाँ ऑनलाइन फिर मीटिंग भी उन्होंने करी, मतलब उसके 4-5 घंटे बाद ही, 6 घंटे बाद ही लगे। हाँ, तो मतलब उन्होंने किया, मतलब वो अपना लगे हुए हैं, कैमरे लगे होते हैं। तो सब अपना काम कर रहे हैं, तो काम भी तो देखते रहो। मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं दिखावा कर रहे हैं, लीडर को दिखावा करना होता है, लीडर काम कितना कर लेगा? हाँ, जोर शोर से करो। तो मैं कह रहा हूँ कि लीडर कहते हैं लीडर दिखावा कर रहा है, लीडर का काम है दिखावा करना, लीडर को दिखावा करना चाहिए वो, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता। मोदी जी से आप काम करवाना चाहोगे तो कितना काम करवा लोगे? इतना बड़ा देश है, कितना काम कर लेगा एक इंसान? उससे दिखावा करवा लो, उसको देख के बाकी लोग काम कर ले, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं कि कचरा बाल्टी से पलट रहे हो वो भी दिख रहा है, झाड़ू लगा रहे हो वो भी दिख रहा है, तो कम से कम वो जो पलट रहे हो कचरा बाल्टी से तो हटा दो, उसको काट के निकाल दो, केवल झाड़ू लगाने वाला दिखाओ, बट दिखावा करो। कुछ लोग जैसे वीडियो बनाते हैं ना, कुछ वो फिलैंथ्रोपिक टास्क कर रहे हैं तो वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बना के फिर उसको पब्लिशाइज करते हैं, तो कुछ लोग इस पर क्रिटिकल कमेंट भी करते हैं, ठीक। हाँ, उसका ऑब्जेक्टिव भी ये होना चाहिए, मतलब अगर ये हवा तो चले कि हाँ सभी लोग जाके लोगों की हेल्प करके वीडियो बनाएं, लेकिन हाँ हेल्प फिर ढंग से करो, कुछ सिग्निफिकेंट हेल्प करो, ये नहीं कि एक केला दे के फोटो खिंचवा रहे हो। और समझ में नहीं आ रहा कि वो केला एक्चुअली में ले रहा कि दे रहा। एक पुलिस ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या कहते हैं सब्जी वाले से सब्जी खरीदी और पैसा दिया। जब उन्होंने पैसा दिया तो सब्जी वाले ने दिया, किसी ने फोटो खींच ली और बोला क्या कि सब्जी वाले से घूस ले रहे हैं। मतलब ये क्या, बड़ी दुविधा है। कुछ वीडियोस ऐसे बनाते हैं ना कि कोई पर्सन है, उसने एक चिप्स खाई तो जो लास्ट चिप्स है उसको खाया, उसके बाद
डस्टबिन में अपना पैकेट फेंक दिया, अब वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके रिवर्स कर देंगे तो दिखेगा कि डस्टबिन में से वो पैकेट उठा रहा है और फिर एक चिप्स निकाल के खा रहा है। तो भाई ये जो टेक्नोलॉजी का एरा है बहुत खतरनाक एरा है। पार्लियामेंट्री कमेटीज का रोल दिखाता है डिक्लाइन। वी वर सेइंग कि डिक्लाइन कैसे पता चल रहा है, डिक्लाइन कैसे पता चल रहा है। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज का जो डिक्लाइन है 16 लोकसभा में केवल 26% बिल्स जो थे वो कमेटी के पास गए, ये तो हमने डिस्कशन किया ही था। बाकी आप देखो तो 17 और 60% 15वीं और 14वीं में गए थे। यहाँ पे ये लोग कमेटी के पास बिल भेजते ही नहीं है और चुपके से पास करवा लेते हैं बहुत सिग्निफिकेंट बिल। जैसे आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया था, इन्होंने अपॉइंटमेंट की पावर पूरी अपने पास ले ली, टेन्योर घटा दिया, ठीक है। ये सारा काम इन्होंने आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट में किया। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट हमारा और आपका कानून है, मतलब उसमें जो हो रहा है उसमें कम से कम हमें सब पता होना चाहिए, उस पर प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए। वो कमेटी के पास गया ही नहीं, चुपके से पास करवा दिया इन लोगों ने। दूसरा वही था यूएपीए अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का। यूएपीए कानून कितना हार्ड लॉ है, किसी के ऊपर भी वो लगा सकते हैं, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, वो भी कमेटी के पास नहीं भेजा, क्योंकि कमेटी के पास ये दोनों कानून जाते तो कंट्रोवर्सी होती। चुपके से पास करवा दिया, पर खबर भी नहीं लगी किसी को कि दोनों कानून पास हो गए। मतलब कम से कम आप ऐसे कानून अवॉइड नहीं कर सकते, ये कानून तो कमेटी के पास जाने चाहिए। तो जुडिशरी का कोई काम नहीं है यहाँ पे, सब पार्लियामेंट का काम है। क्या जुडिशियल रिव्यू, मतलब ऐसा कोई कंपल्सन है ही नहीं ना कि कमेटी के पास बिल जाएगा कि नहीं जाएगा। जुडिशरी का यहाँ कोई काम नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कोई रूल हो कि ये बिल कमेटी के पास जाएगा और वो ना भेज रहे हो, तब आप जुडिशरी से बोलो कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर रहे। वर्किंग पार्लियामेंट की वर्किंग से उनका काम ही नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि कुछ वर्किंग में वो इंटरवीन तो करते हैं। हाँ तो ओवर रीच करते हैं, तो क्यों ओवर रीच करवाना है। पार्लियामेंट ओवर रीच निगेटिव टर्म है ना। पार्लियामेंट को अपना काम करना चाहिए और उन्होंने अगर अपना काम नहीं कर रहे हैं तो वी आर द पीपल स्टेक होल्डर टू चेक। हमें क्वेश्चन करना चाहिए ना कि आप अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो, ये कानून बिना आपने उसके कैसे पास कर दिया। लेकिन क्या ही करोगे, आज पढ़ा ना होता तो पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ था। कुछ और भी मतलब रिजेंबलेंस है जो दिखाता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग डिक्लाइन कर रही है। इंटरप्शंस और एडजर्नमेंट बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से टाइम किल होता है, खत्म होता है। 11वीं लोकसभा में केवल 5.28% जो टाइम था वो एडजर्नमेंट में गया या इंटरप्शन में गया। 16वीं लोकसभा में ये टाइम 41.6% चला गया, जहां पे काम हो ही नहीं पाया। या तो सेशन को एडजर्न कर दिया गया या फिर इंटरप्शन रहा और कोई काम नहीं हुआ, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ। तो हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा टाइम इंटरप्शन में जा रहा है। ये केवल डेटा फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। इसमें से कुछ फिगर्स भी आपको याद रह जाए बड़े वाले, तो आप कभी डाल के जस्टिफाई कर लेना अपना आर्ग्यूमेंट। राज्यसभा का रोल बहुत ही मार्जिनलाइज कर दिया गया है। जब बिल पास ना होने को लगे तो मनी बिल डिक्लेयर कर दो। आधार एक कंट्रोवर्शियल बिल है जिसको उन्होंने मनी बिल डिक्लेयर किया था और वो 4 सालों से कंट्रोवर्सी में है। अब सोचो कि मनी बिल अगर आप फालतू का डिक्लेयर करोगे तो कितना बवाल होगा। हाँ एग्जाम्पल बन गया, आपने कर तो दिया, पास करवा लिया, काम तो निकाल लिया, लेकिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का आपने एक पॉइंट दे दिया ना। हर एकेडमिक डिबेट में आधार बिल को एग्जाम्पल में लिया जाता है। गवर्नमेंट अपनी पावर मिसयूज कर रही है, स्पीकर अपना पावर मिसयूज कर रहे हैं, आधार बिल पास किया था इन्होंने। तो ये धरती के अंत तक चलता रहेगा, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा, इन्होंने आधार बिल पास किया था। हाँ लेकिन कांग्रेस बोला था पास नहीं होने देंगे ना, बोले कि हम पास। सच में भूल गया क्या। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आर्गुमेंट दिया था ना उन्होंने, डीबीटी का। मतलब इस पे तुम्हें 3-4 बार बात हुई है। डीबीटी से ना, हाँ मनरेगा में देखो अभी ये हुआ है ना, मनरेगा में यही तो होता है। मतलब अगर कोई भी रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो मनरेगा में क्या होता है उसको पता है। 50 लोग काम करते हैं, 200 लोगों का वहाँ पे अटेंडेंस लगाया जाता है और 200 लोगों का अटेंडेंस जो लग रहा है सबको, और जो कॉमनर्स होते हैं उनका भी नाम डाल देते हैं। प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, 7,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, 2,000 आपके होंगे, 5,000 आप निकाल के हमको दोगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, क्या कर लोगे उसका। उनको घर बैठे 2,000 रुपये मिल रहे हैं और वो 5,000 रुपये आराम से ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी मतलब नियम लगा दिया है कि एक एप्लीकेशन बना दिया है, आपको 2 बार जियो टैगिंग के साथ अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। एक फ़ोटो होती है, जियो टैग्ड होती है, वो लोकेशन टैग्ड हो जाती है कहाँ पे फ़ोटो खींची जा रही है। तो जो अटेंडेंस होगी वो 2 बार लगनी चाहिए
और वो जियो टैग्ड होनी चाहिए, वो पर्सन उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे काम हो रहा है, और तब उसका अटेंडेंस काउंट किया जाएगा। हर दिन। और ये पहले कुछ जगहों पे किया गया था, 1 जनवरी मतलब कि कल से ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा। मनरेगा में जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें दिन में 2 बार अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, दैट टू विद जियो टैग पिक्चर। एक एप्लीकेशन होगा, खोलो, पिक्चर खींच दो, जियो टैग, अटेंडेंस लग गई, और टाइम डिसाइड होगा, इतने टाइम पे आपको लगाना पड़ेगा। तो मतलब जियो टैग मतलब फोटो आती है, फोटो के नीचे एक ऐसे पट्टी आती है लाइट कलर की, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह सब मेंशन किया रहता है कि किस पॉइंट पर ये पिक्चर क्लिक की गई है। तो जिस लोकेशन पे काम हो रहा है क्या उसी पॉइंट पर ये पिक्चर क्लिक की गई है उस दिन तारीख को, ये उसमें मेंशन होता है। तो जियो टैग पिक्चर्स क्लिक करी जाएंगी उसमें। तो जो सुपरवाइजर है, जो काम करवा रहा है, जैसे काम करवाने की मनरेगा मित्र होता है जिसको जिम्मेदारी सुपरविजन का काम दिया जाता है ना, कि मतलब सभी लोग काम कर रहे हैं तो एक पर्सन होगा जो देखेगा, तो वो सबका बारी बारी से पिक्चर क्लिक किया अटेंडेंस कर लगाएगा। हाँ, नहीं तो अब इसमें ये रहेगा कि फिर दूसरा काम कर रहे होंगे, बीच में आके अटेंडेंस लगाना पड़ेगा 2 बार। लोग रास्ता तो निकाल ही लेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो होगा, अरे कुछ मतलब जैसे इसमें ऐसा कोई कास्ट ग्रुप मतलब कुछ ना कुछ तो अंतर पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फर्क। हाँ, तो अब इसमें मिटिगेशन है, कुछ तो रियायत मिलेगी। कुछ लोग जो आलीशान तरीके से घर में बैठे रहते थे, मतलब वो रहते ही नहीं है, एग्जैक्टली, दे आर नॉट इवन प्रेजेंट देयर, वो शहर में ही नहीं है और उनका मनरेगा चल रहा है, दे आर वर्किंग और उनकी सैलरी आ रही है, वो अकाउंट में से निकाल के दे रहे हैं। इंडिया में 40 करोड़ लोग हैं सर, माइग्रेंट 57% का। तो अब इतने से कितने मनरेगा में भी काम कर रहे होंगे जगह जगह पे। तो इन लोगों ने सही करने का ट्राई किया है, बट ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा, ये बढ़िया सिस्टम था। तो ये ऑप्शन इन्होंने दे दिया, तो ठीक है। एक नया इंस्ट्रूमेंट निकला था यूटी वाला जो था, कि जिसमें वो था कि वो टोकन के फॉर्म में रहता था और उसमें बस जिस पर्पस के लिए आपको यूज करना है पर्पस स्पेसिफिक बना दिया था। बट अभी वो इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ है? हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं है, तो मतलब उस तरह से अगर कुछ करेगा तो डीबीटी हो सकता है सर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसमें अभी डीबीटी कैसे करोगे फिर आप उसको? सर वही वेज तो आपको अमाउंट में देना पड़ेगा ना, जैसे मान लो आप किसी को फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए वो दे रहे हो, तो उससे केवल फर्टिलाइजर ही खरीद पाएगा, वो तो चलता है, समझ में आता है, लेकिन इसके लिए आप कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, ये तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, देखिए राज्यसभा का हमने मामला देख लिया, डिस्कस कर लिया। तो डिक्लाइन कहाँ पर रिजेंबल हो रहा है? अब आइए स्कॉलर्स का ओपिनियन देख लेते हैं। पार्लियामेंट के डिक्लाइन के ऊपर स्कॉलर्स का क्या ओपिनियन है? व्हाट आर द ओपिनियन? केवल 7 लोगों का 100% अटेंडेंस था, यही मामला था और कुछ नहीं। डिक्लाइन में स्कॉलर्स का क्या ओपिनियन है? प्रताप भानु मेहता और देवेश कपूर की किताब है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये लोग अपनी किताब में कहते हैं कि पार्लियामेंट स्टेट ऑफ डिक्लाइन में है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन, इसने पार्लियामेंट को एक सेल्फ सर्विंग इंस्टीट्यूशन बना दिया है जो सिर्फ अपना काम देखती है। और ग्लोबलाइजेशन, इसने पार्लियामेंट को इरेलेवेंट बना दिया है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल रिफ्ट हो गई है खत्म, इसके लिए बात हो गए हैं सब बराबर, सभी के कॉमन इश्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट है उसको खत्म कर दिया ग्लोबलाइजेशन ने अपने आने के बाद। ग्लोबलाइजेशन जब आया ना, तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद सब मिक्स हो गया। पहले क्लियर कट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे पार्टीज में, और हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम करती थी, वही कैच ऑल पार्टीज वाला जो रूल है। अब ग्लोबलाइजेशन आने के बाद सबको कवर करना है, तो जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट आइडियोलॉजिकल बेसिस पर होती थी वो खत्म हो गई। अब आप काउंटर किस बेसिस पे करोगे? तो उससे जो रिलेवेंस थी वो डिक्लाइन कर गई। अभी क्रिमिनलाइजेशन डेटा आएगा, देख लेंगे, कुछ स्पेसिफिक डेटा भी है, वो भी देख लेंगे। नाम किसी का नहीं है, क्योंकि सब एलिज्ड क्रिमिनल हैं। ठीक है ठीक है, कन्विक्ट नहीं हुए हैं ना अभी तक। जब तक कन्विक्शन नहीं हो रहा है, प्रूव नहीं हो रहा है, तब तक आप किसी को क्रिमिनल कह दोगे। उधर एक इलेक्शन कमीशन का वो देखते थे, बिहार के वो तो उनका जो एफिडेविट था उसमें देखे थे 30-40 केस था उसमें। हाँ, रहता है, बढ़िया बढ़िया केस है। अब देखिए, अगर आपके खिलाफ एक FIR हो जाए क्रिमिनल केस में, 5-7 आपके ऊपर भी है, तो जॉब नहीं मिलेगी।
तो 6-7 और लग जाएगी। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। एक स्टूडेंट थे, राहुल नाम था उनका, उनकी इंटरव्यू कॉल आ गई, तो उन्होंने अपना बड़ा सीरियस कंसर्न मुझको बताया, चाचा ताऊ का झगड़ा, मतलब पारिवारिक झगड़ा था और FIR थी उनके ऊपर भी, बहुत सीधे साधे किस्म के थे। झगड़ा उन्होंने किया नहीं था, लेकिन आपने झगड़ा किया हो या ना किया हो, अगर झगड़ा हुआ है तो अगर आप वहाँ प्रेजेंट हो तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, गाँव में चलता है। गांव में तो मतलब वो जानबूझ के सर वो जेलेसी के कारण, जेलेसी में भी वो नाम डाल देते हैं, तो उनका नाम उसमें लगा हुआ था और उनकी इंटरव्यू कॉल आ गई थी। उन्होंने कहा कि सर मैं फंस गया हूँ, अब मुझे इंटरव्यू कॉल तो मिल गई है, सिलेक्शन हो जाएगा तो जॉब तो मिलेगी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी। बोले क्या करूँ? मैंने कहा जाओ पैर पकड़ो, मैं परिवार के लोग ही हैं ना, चाचा ताऊ ही हैं ना, जाओ पैर पकड़ो, अपना नाम निकलवाओ, चाहे जैसे निकलवाओ, और भूल करके बता मत देना किसी को कि इंटरव्यू कॉल आई है। रिजल्ट आया ही था, एक दिन पहले रिजल्ट आया था। मैंने कहा भूल के भी किसी को बता मत देना कि इंटरव्यू कॉल आई है, सिर्फ इस ग्राउंड पे अपना नाम निकलवाना कि UPSC की तैयारी कर रहे हो, वो नाम निकाल देंगे अगर रिक्वेस्ट कर लोगे तो। मैंने कहा इमेज कैसी है आपके घर में, वो लड़ने झगड़ने वाली इमेज तो नहीं है? बोले नहीं सर, मेरी लड़ने झगड़ने वाली इमेज नहीं है, बहुत शांत बच्चे की इमेज है, लोग मतलब परिवार में सभी लोग प्यार भी करते हैं, बस लड़ाई झगड़ा हुआ था तो सबका नाम गया था तो मेरा भी गया था, तो मैं कहा पूरा चांस है कि तुम्हारा नाम निकल जाएगा, जाओ पैर पकड़ो और मत बताना कि इंटरव्यू कॉल आई है। वो गए, वो घर पे गए, उन्होंने 3-4 दिन वहाँ पे घूम घूम के चाय पिया अपने ताऊ जी के यहाँ, और उनके पैर पकड़ पकड़ के रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम निकाल दीजिए, आप पूरे परिवार को जेल में भेज दीजिए, बस हमको छोड़ दीजिए। और उनके ताऊ जी का दिल पिघल गया बच्चे के ऊपर, और उनके ताऊ जी ने फिर आदेशित किया, ऑर्डर दिया कि बच्चे का नाम बाहर निकालो, और बच्चे का नाम बाहर निकला, इंटरव्यू हुआ, 700 समथिंग रैंक पे उनका उसी साल में सिलेक्शन हुआ। बाद में ताऊ जी को ले जाके उन्होंने मिठाई खिलाई, ताऊ जी ने क्रेडिट भी लिया कि देखो हमने बच्चे का नाम निकाल दिया, बच्चा सेलेक्ट हो गया, जबकि बच्चे का नाम तो आ गया था इंटरव्यू में। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात है, इंटरव्यू उन्होंने उसके पहले भी 2 दिए थे, नहीं हुआ था उनका, बट उस बार हाँ तो अननोन वाले से देखो, फिर दूसरा अरेंजमेंट करो, लेकिन जब तक आपका केस क्लियर नहीं होगा फिर जॉब नहीं मिलेगी आपको। कोई फर्क नहीं है ना उससे। UPSC में ये सब नहीं चलता है, UPSC एस्पिरेंट आप हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप अपने एस्पिरेंट्स के ऊपर जो केसेस लगते हैं उसमें गलती नहीं रहती है। हाँ तो इससे सब बेकार की बात है। आपके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, केस हटेगा कैसे, या तो वो केस क्लियर हो और आप फ्री हो जाओ, या वो केस हट जाए। ठीक है, हियरिंग करवाइए, क्लियर करवाइए केस अपना, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी वो जो UP PCS में टॉपर थे उनके साथ भी यही हुआ था, उनको भी जॉब नहीं मिली थी, उनके ऊपर भी डाउरी केस था। हालांकि बाद में तो उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया तो उनको जॉब मिल गई, लेकिन उनको लगभग 2 साल तक जॉब नहीं मिली है। उनका UPSC में 500 समथिंग रैंक आया, उसके बाद अगले साल एक बार UPSC में टॉपर बने, जॉब नहीं मिली, अगले साल UPSC में 500 समथिंग रैंक आया, जॉब नहीं मिली, उनको उसी के लिए ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया, बोला गया जब तक केस क्लियर नहीं होगा। उनके मामले में यही गड़बड़ी हुई थी, जैसे उनको तो मैंने बोला घर पे बता मत देना कि इंटरव्यू कॉल आई है, उन्होंने एफर्ट करना तब शुरू किया जब उनका सिलेक्शन हो गया, और जब आप तब एफर्ट करना शुरू करोगे जब आपका सिलेक्शन हो गया, तब तो मौका मिला है ना, किसी ने आपके ऊपर केस लगाया है और अब तो उसको असली मौका मिला है उस केस को यूटिलाइज करने का, तब वो नहीं निकालेंगे नाम आपका। कुछ लोग उस पर भी नहीं मानते, पर्सनल मामले होते हैं, उनका मामला बहुत पर्सनल था, नहीं हटा रहे थे वो लोग नाम, फिर बाद में जो भी हुआ हो उन्होंने हटा लिया, ही गॉट द जॉब, बट आपको एश्योर करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। इंस्पिरेशनल नहीं था, वो क्राइम का ही था कि बिहार में सर 1-1.5 साल पहले सर एक लड़का था, तो कोटा में पढ़ता था, कहीं पे दिल्ली में पढ़ता था, तो घर आया था, तो फैमिली में लड़ाई हुआ था, डिस्प्यूट, तो उसका नाम डाल दिया था। हाँ। फिर सर वो लड़का सर जेल चला गया, वो वहाँ से सर उसने IIT निकाला था। बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, बट उसने कम से कम जेल में किया, बढ़िया काम कर लिया। हमारे एक मित्र थे, वो भी ऐसे जेल गए थे, उनके घर पे झगड़ा हुआ था, ही वॉज बाई डिफॉल्ट प्रेजेंट देयर, तो उनका कोई टेक्निकल डिग्री ले रहे थे, तो फिर उनको 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। तो वो जेल में इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो इलीगल है, तो उन्होंने उनका बैग चेक किया तो मोटी मोटी 3 टेक्निकल एजुकेशन की किताबें निकली। बेचारा बैठ के वहाँ पढ़ता था, क्या करे, 3 महीना वहाँ रहा था वो, फिर अभी तो आ गया बाहर। बट ऐसा होता है केसेस, स्टूडेंट्स ऐसे ही जाते हैं, फालतू केसेस में जाते हैं, बहुत कम केसेस में होते हैं जो झगड़ा करते हो।
देखिए प्रताप भानु मेहता ये अपनी किताब में बोलते हैं सारी बातें, ठीक है। शंकर रॉगविक, इनकी किताब है इंडियन पार्लियामेंट, और सुधा पाई, ये सभी लोग इंडियन पार्लियामेंट के डिक्लाइन के कॉजेज बताते हैं। दे आर एक्सप्लेनिंग द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में क्रिएटिविटी हो गई है खत्म। हमारा देखिए ये कहते हैं जुडिशरी कितनी क्रिएटिव है, बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी बना दिया, और इनकी क्रिएटिविटी हो गई है खत्म। और डिबेट्स बहुत सुपरफिशियल होती हैं, ढंग की डिबेट नहीं होती, इसलिए पार्लियामेंट डिक्लाइन कर रहा है। दूसरा, अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा है, ज़्यादातर समय में अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा है, या तो वो स्ट्रांग नहीं रहे हैं या रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं। तीसरा ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ट्रेनिंग मिलती नहीं है, उनको पार्लियामेंट में डिबेट करने की ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है। बहस करने में और डिबेट करने में अंतर होता है ना, तो उनको जैसे आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, 1 महीने की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ना कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। वो उसमें भी अटेंडेंस नहीं देंगे, वो मानने को तैयार नहीं होंगे कि हाँ उन्होंने एक साथ में टीचर ही हैं, हिंदी के टीचर हैं, वो काफ़ी सीनियर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते। बोले वो हिंदी मीडियम का यूपीएससी का बच्चा था, उसने गलत लिखा था, मैंने उसको बताया कि र में छोटी ऊ की और बड़ी ऊ की मात्रा अलग अलग होती है। कह रहे हैं देवेंद्र वो मुझसे झगड़ गया, उसने बोला र में सिर्फ एक ही मात्रा लगती है, वो छोटी ऊ और बड़ी ऊ की नहीं होती, वो एक ही होती है। मैं उसको सिर्फ ये समझा रहा था कि रूप में बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा, छोटा ऊ का नहीं लगेगा, छोटा ऊ लगाओगे तो रूप हो जाएगा। लेकिन वो मुझसे 10 मिनट लड़ा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ देवेंद्र, वो नहीं माना अंत तक। मैंने गिव अप कर दिया, मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। तो कह रहे हैं कुछ लोग गलती नहीं मानते, वो झगड़ जाएंगे, मैं उसे समझा नहीं पाया। ये छोटा ऊ होता है, ये बड़ा ऊ होता है। मतलब इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे। मतलब ये जो लाइन होता है ना, ये दोनों सही हैं, रूप में ये लगेगा ना, ये ठीक है। ये जो लाइन है इसका डिफरेंस होता है, ये छोटा है, ये छोटा है, वो री होता है, वो डिफरेंट होता है, गलत लिखा होता है। आशीर्वाद को आशीर्वाद लिखा नहीं देखा है आप लोगों ने? हाँ, तो लोग गलत लिखते हैं ना, ऐसे नहीं होता। रूप ये होता है, ये रूप हो जाएगा ना, छोटा ऊ प्रोनाउंशिएट करते हैं उसको। ऋषि वाला होता है ना वो, तो जो आप ऐसे श्र में लगाते हो, एक ये होता है ना, और कौन सा होता है? थोड़ा बहुत ये बेसिक हिंदी है, जानते रहिए। और क्या बड़ी उसके साथ लगता है ना ऊपर में। अच्छा, उड़ने वाला र, हाँ वो भी, वो आधा र होता है। आधे र को लगाने के लिए वो ऊपर से ऐसे लगा देते हैं, कर्व लगा देते हैं, ये वाला है ना, हाँ ये भी लगता है। तो जैसे एक देखो ये होता है ना, आकर्षक लिखेंगे ना, आकर्षक, ये है ना, एक ये वाला बोल रहे हो ना, तो इसी को ज्यादातर लोग ये लिखते हैं। गलत है, लेकिन बसेस पे यही लिखा हुआ मिलता है, आशीर्वाद हो जाता है। तो बहुत जगह गलत लिखा होता है, मतलब पंक्चुएशंस वगैरह भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें जैसे बस वगैरह पे लिखा होता है ना, सावधान बच्चे हैं, तो अगर आपको ये लिखना है तो सावधान के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, बस के पीछे लिखा होता है सावधान बच्चे हैं, तो सावधान के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, फिर बच्चे हैं, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क उड़ा देते हैं, वो लिखते हैं सावधान बच्चे हैं। मतलब आप धक्का लगा सकते हो, बच्चे बिल्कुल सावधान हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, इनसे मीनिंग चेंज हो जाती है ना, ठीक है। हिंदी देखो इतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन लैंग्वेज पेपर भी तो आपको देना है, तो जानते रहो थोड़ा बहुत, ठीक है।
अच्छा, इसमें भी किसी को कंफ्यूजन थी कि र में छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है? सच में? नहीं, आपका तो देखिए वाजिब है, आपका समझ में आता है कि आपने हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, तो आपका बहुत सामना ये र के छोटा ऊ बड़ा ऊ से नहीं हुआ। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते, हिंदी होता है ना इंग्लिश मीडियम में, पढ़ाते तो होंगे, हाँ, बट इतना ध्यान नहीं देते ना आप, फिर उसका यूज़ नहीं लगता। जैसे बाद में आप जाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, यूज़ में आता है, फिर आप देखते हो कि कहीं कुछ और लगा है, कहीं कुछ और लगा है, तो अंतर समझ में आता है। लेकिन हिंदी में डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम का बच्चा जो जिंदगी भर हिंदी की किताबें पढ़ता रहा है, अगर उसको भी कंफ्यूजन है तो गलत है ना। और उसके बाद वो लड़ जाए कि नहीं एक ही मात्रा होती है, दो नहीं होती है। तो मुझको बहुत मेटाफोरिकली बताया, देवेंद्र मुझसे लड़ गया, लेकिन वो अंत तक माना नहीं कि र में दो मात्रा लगती है, एक छोटा ऊ की एक बड़ा ऊ की। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम जो कह रहे हो वही ठीक है। वो इतने मजेदार किस्से सुनाते हैं, कह रहे हैं एक बच्चे को मैं समझा के हार गया कि जो सिल्वर फॉइल होता है वो चांदी का नहीं होता, बस उसका कलर सिल्वर होता है। वो मुझसे लड़ता रहा कि नहीं, वो उसमें चांदी मिलाई जाती है, इसलिए उसको सिल्वर फॉइल बोलते हैं। मेरे एक टीचर थे फिजिक्स के, वो बोलते थे कि बेवकूफ को 2 रुपए दे दो लेकिन दिमाग मत। 2 रुपए मतलब उस टाइम के हिसाब से कहावत आया होगा, पैसा का वैल्यू होगा, मतलब बोलेंगे पैसा दे दो, अपना दिमाग मत खर्चा करो। एक बच्चा था, उसको मतलब उसके पिताजी के मित्र आते थे उसके घर पे विजिट करने, तो वो उसको 2 ऑप्शन देते थे। एक हाथ में वो 2 रुपए रखते थे, एक हाथ में 10 का नोट, और बोलते थे तुमको जो लेना हो ले लो। तो वो 2 का सिक्का ले लेता था और उसका तो बहुत आनंद लेते थे। और उसके पिताजी के सामने उस बच्चे का मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारा बच्चा इतना बेवकूफ़ है कि इसको ये नहीं समझा रहा 10 का नोट उठाना है कि 2 का सिक्का। और वो हमेशा उसके साथ करते थे और वो हमेशा 2 का सिक्का उठाता था। तो एक बार पिताजी को गुस्सा आ गई, पिताजी ने उसको, जब वो उनके मित्र चले गए तब उन्होंने पकड़ा कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम मेरी फैमिली पर धब्बा लगा रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है 10 का नोट उठाना है कि 2 का सिक्का। तब उस बच्चे ने पिताजी को समझाया कि पिताजी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, जिस दिन मैंने 10 का नोट उठा लिया उस दिन के बाद ये खेल ख़त्म हो जाएगा। ये जो मेरी 2 रुपए की इनकम है ना, ये बंद हो जाएगी। तब पिताजी को लगा मेरा बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, वो मेरे मित्र इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये उनको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो देखिए क्रिएटिविटी बहुत कम है, अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी है, और डिसरप्शंस पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम मेच्योर डेमोक्रेसी की तरह अभी भी बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 75 ईयर्स बीत चुके हैं आज़ाद हुए, और अब हमें एक मेच्योर डेमोक्रेसी की तरह बिहेव करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन हम ये नहीं कर पाए हैं। तो ये सभी लोग मिलकर ये कॉमन कॉजेज निकालते हैं। सो दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में है दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। नाउ स्कॉलर्स के व्यू में कुछ और भी स्कॉलर्स का ओपिनियन है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट फेडरेशन ऑफ एनार्की बन चुका है। एनार्की का मतलब तो अभी जानते हो ना आप लोग, लॉलेसनेस, क्योस, मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी की कमी। मैं कह रहा हूँ लॉलेसनेस, तो कह रहे हैं नहीं क्योस। सेंट्रल अथॉरिटी के पार्लियामेंट के ऊपर कोई है नहीं, वो अपने हिसाब से अपना सारा काम करते हैं, उनको कोई इंटरवीन नहीं करता, जुडिशरी भी इंटरवीन नहीं करती, तो अपने हिसाब से मनमानी करते हैं। जो डिबेट्स हैं वो रेयर बन चुकी हैं, और इन्फॉर्म डिबेट तो रेयरर है, मतलब डिबेट्स तो होती नहीं है, और इन्फॉर्म डिबेट हो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, ये 2 वॉरिंग ग्रुप्स की तरह पार्लियामेंट में एंटर करते हैं, युद्ध के मैदान में उतरते हैं ये लोग जब पार्लियामेंट में जाते हैं, तो कि वहां जाके लड़ाई लड़नी है, डिबेट डिस्कशन ढंग से नहीं करते हैं। फिर छोड़ दो किसके हैं, अब छोड़ दो उनको, जाने दो। अब वो वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, तो वो तो मतलब अभी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पे चले गए तो पार्टी एफिलिएशन खत्म ही हो जाता है उसके बाद उनका। प्रणब मुखर्जी जी, इन्होंने अपना पार्टी एफिलिएशन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, काफ़ी स्ट्रांग रहे अपनी टेन्योर में। ये कहते हैं कि पार्लियामेंट अपना जो लॉ मेकिंग रोल है उसको डिस्चार्ज करने में फेल हो रहा है, बिना डिस्कशन के लॉ बनाए जाते हैं, इससे लोगों का ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट को स्पेस लेना चाहिए लॉ मेकिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, और ये सब मास मोबिलाइजेशन या स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरह नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा ना पार्लियामेंट में वो शायरियाँ बोलते हैं, कहानियाँ बताते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो पब्लिक होती हैं, तो इससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। लालू यादव जी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं,
लेकिन पार्लियामेंट में जाते हैं तो ऐसे बाल झाड़ते हैं अपने उंगलियों से, उन्हें पता है लोग पसंद करते हैं। और फिर मैंने फूल का पौधा लगाया, आई हैव प्लांटेड अ फ्लावर ट्री ऑफ फ्रूट, ऐसे फल मिला है, ऐसे अपना ट्रांसलेशन करते हैं, लोगों को मज़ा आता है। तो ये काइंड ऑफ मास मोबिलाइजेशन के लिए करते हैं ना, कि लोग उनको पसंद करें। कुछ और भी लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि लोग उनको पसंद करें। ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल कमेंट है, बट बाकी जो वो जानबूझ के ना, तो मिसपेल है ना, वो तो मिसपेल है। लेकिन कुछ लोग तो प्लानिंग के साथ ऐसा करते हैं। प्रणब मुखर्जी जी एक बार अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि इन्होंने, एक बार इनकी सिस्टर थी, तो ये छोटे थे, तो ये देख रहे थे जो परेड होती है, तो परेड में इन्होंने देखा कि जो प्रेसिडेंट है, पहले प्रेसिडेंट बग्घी से जाया करते थे। तो इन्होंने अपनी सिस्टर से बोला कि मुझे घोड़ा बनना है। बोले कि मैं आगे चल के घोड़ा बन जाऊंगा। इनकी सिस्टर ने बोला कि तुमको घोड़ा क्यों बनना है? इन्होंने कहा कि ये देखो, ये जो घर आप देख रहे हो बहुत सुंदर घर है, इसमें घोड़े जा सकते हैं। तो वो प्रेसिडेंट को नहीं देख रहे थे कि उस पर प्रेसिडेंट बैठा है बग्घी पे जो घोड़ा जा रहा है। उनका फोकस प्रेसिडेंट पे नहीं था, उनका फोकस घोड़े पे था कि अगर मैं घोड़ा बन जाऊं तो मैं प्रेसिडेंट हाउस में जा सकता हूं। तो जब आदमी प्रेसिडेंट बन गए और जब इनको जाने का मौका मिला, तब उन्होंने स्टोरी शेयर की थी कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रेसिडेंट बन के भी तो यहाँ जा सकता हूँ। मेरे दिमाग में था कि यहाँ घोड़ा बन के जाया जा सकता है। तो मज़ेदार स्टोरी थी उनकी। डिक्लाइन, डिक्लाइन के कुछ और भी कारण हैं। जैसे जुडिशरी जो है ना, वो रेगुलरली जो पार्लियामेंट का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करती जा रही है। ये लोग कानून बना देते हैं, जुडिशरी वाले कानून बना देते हैं इनका जब भी मन करता है। तो इंडिया जुडिशियल गवर्नेंस का एक यूनिक एग्जाम्पल बनता जा रहा है, जहाँ पे पार्लियामेंट का काम कानून बनाने का है, वो कानून बनाते नहीं है और हमारी जुडिशरी कानून बनाती फिरती है। कौन सुप्रीम है? यहाँ पे इक्वल स्टेटस दिया गया है, तीनों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, वो ओवर पावर करते हैं खुद को, स्टेटस उनका ऐसा है। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव भी पार्लियामेंट की पोजीशन को अंडरमाइन करती है। ये लोग ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं जब इनका मन करता है। तो पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट को छोड़ के बाकी सब करते हैं। जैसे वो आपने कहा गाड़ी है, इसमें हॉर्न को छोड़ के सब बचता है। तो वही है कि पार्लियामेंट में, हमारे गवर्नेंस में पार्लियामेंट को छोड़ के बाकी सब कानून बना रहे हैं, एक पार्लियामेंट कानून नहीं बना रही है। जो परफॉर्मेंस है इंडियन पार्लियामेंट का वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कुछ मेजरमेंट दिए हैं पार्लियामेंट के परफॉर्मेंस के। उन मेजरमेंट के बेसिस पे 6 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे वो बोलते हैं कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को आप इवेलुएट कर सकते हो कि पार्लियामेंट अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। पहला है, अच्छा एक, हाँ ये पहला है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो काम कर रही है, क्या पार्लियामेंट उसको अच्छी तरीके से देख पा रही है, कंट्रोल कर पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का काम कर रही है? हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का काम कर ही देती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के फॉर्म में, ऑर्डिनेंसेस के फॉर्म में। दूसरा फाइनेंशियल, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है जो अकाउंटेबिलिटी सेट करता है गवर्नमेंट की। यहाँ पे पार्लियामेंट का जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है वो कंट्री को लेकर इवेलुएट होना चाहिए कि क्या जो फाइनेंसेस उनके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं उसका देश को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इवेलुएट करना पड़ेगा। कंप्लायंस तीसरा है, पार्लियामेंट सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है लॉ मेकिंग का भारत में। जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स वो खुद अपने लिए बनाते हैं, क्या वो उनको खुद ही फॉलो कर रहे हैं? क्या वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं? ये भी एक तरीका है देखने का कि पार्लियामेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ये वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर्स हैं, ये वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। कौन सा नहीं? एग्जीक्यूटिव नीचे है तो क्या हो गया? 6 दिया है कि 5 ही दिया है उसमें? 5 दे रखा है, 6 है। आपके पास अपडेटेड वाला होगा, आपके पास बाद का नोट्स है क्या? 6 है, अच्छा पुराने वाले में 5 ही है। हाँ हाँ, तो एग्जीक्यूटिव मैंने ऊपर तो इसमें भी है ना। अच्छा ये कौन सा एग्जीक्यूटिव ऊपर है? ये एग्जीक्यूटिव ऊपर ही तो है। अरे छोड़ो, कहीं भी हो है ना, बस जाने दो उसको। अच्छा ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मिसिंग है ना, 5 ही दिया होगा, फिर उसमें 5 ही दिया होगा। इतना दिल पे मत लो जाने दो उसको। एग्जीक्यूटिव
कहीं पार्लियामेंट के रोल को ब्रीच तो नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूटिव वाले ऑर्डिनेंस पास करके कानून बना देते हैं ना, तो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के कंट्रोल में है लेजिस्लेटिव फंक्शंस में या नहीं है, ये दिखाता है कि वो कितने इफेक्टिव है। इफेक्टिवनेस, ये इंस्टीट्यूशन की प्रेजेंस कंट्री में कितनी फील हो रही है, क्या लोग सच में महसूस करते हैं कि पार्लियामेंट अपना काम कर रहा है? अभी तो लगता है कि लोग नहीं महसूस करते हैं। परसेप्शन बेस्ड भी देखते हैं, रेलेवेंस, क्या क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुआ है इंस्टीट्यूशन में लोगों की लाइफ को चेंज करने में? क्या पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा किया जिससे लोगों का जीवन बदला हो? जैसे उन्होंने आरटीआई इंट्रोड्यूस किया, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने आपकी लाइफ को बदला। तो पार्लियामेंट कैसे और कितने ऐसे काम कर रही है जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, ये डिसाइड करेगा कि पार्लियामेंट प्रोडक्टिव है या नहीं है। और सस्टेनेबिलिटी, ये इंस्टीट्यूशन बढ़ रहा है या डिक्लाइन कर रहा है? तो हमारे यहाँ तो अभी यही डिबेट चल रही है कि डिक्लाइन कर रहा है। डिक्लाइन क्यों कर रहा है? हमने देखा कि डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, हमने देखा कि डिक्लाइन हो रहा है ये पता कैसे चल रहा है, हमने खूब सारा डेटा फैक्ट देखा, फिर हमने देखा कि स्कॉलर्स का ओपिनियन क्या है, फिर हमने देखा वर्ल्ड बैंक ने क्या इंडिकेटर्स दिए हैं डिक्लाइन के। इतनी सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। मीनिंग देख लिया, रिजेंबलेंस देख लिया कि कैसे पता चलता है डिक्लाइन हो रहा है, स्कॉलर्स का ओपिनियन देख लिया, और उसके बाद हमने देख लिया वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स डिक्लाइन को लेकर। अब हम देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं, क्यों, वाई। Parliament's financial accountability on cost of country has to be evaluated. तो किस तरीके से उसको evaluate करते हैं? जैसे पार्लियामेंट की जब भी प्रोसीडिंग्स होती है उन पे खर्चा आता है, पूरी पार्लियामेंट की सिटिंग पे खर्चा आता है, और वो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। क्या वो खर्चा सच में वर्दी है जो अपनी पार्लियामेंट के ऊपर कर रहे हो? इनफैक्ट अगर आप खर्चा देख रहे हो तो पार्लियामेंट को बनाने से लेकर उसकी फंक्शनिंग तक में बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है। अगर आप इलेक्शन एक्सपेंसेस भी ऐड कर दो, वो कंट्री का पैसा है जो खर्च हो रहा है। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या पार्लियामेंट ढंग से काम कर रही है? बजट पार्लियामेंट पास करती है, तो वो भी उनका फाइनेंशियल फंक्शन है, क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं? इसके अलावा जैसे सर अभी जो सेंट्रल विस्टा वाला प्रोजेक्ट है वो भी तो पार्लियामेंट में बना है। हाँ, वो पार्लियामेंट के ऊपर ही किया जाए, पार्लियामेंट के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है बजट का पार्ट बना दिया उन्होंने। ऐसे तो जो भी एक्सपेंस होता है बजट का पार्ट ही बन जाता है, बट कुछ आप देखो तो उस बजट में कुछ पैसा पार्लियामेंट के ऊपर ही खर्च होता है, ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ बजट, बट बीइंग हैविंग एक्सपेंडिचर ऑन इटसेल्फ टू, तो वो कितना जस्टिफाइड है? आपके ऊपर घर वाले पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या वो जस्टिफाइड है? आप पढ़ रहे हो मन लगा के? ये मामला है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का। क्यों, क्या फैक्टर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिक्लाइन के? पार्लियामेंट के डिक्लाइन के लिए कारण कौन से जिम्मेदार हैं? पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन, लॉ ब्रेकर्स आज लॉ मेकर्स हैं इंडिया में, जो कानून तोड़ते हैं वही कानून बना रहे हैं। कई सारे पार्लियामेंटेरियंस तो बहुत ही ग्रेव और हीनियस ऑफेंस में कन्विक्टेड हैं, या फिर उनके ऊपर ऐसे आरोप हैं मर्डर्स के, रेप के। बढ़ गया है, ठीक है, तो ये बढ़ गया होगा। अभी तो पुराना डेटा है, 2004 का एडीआर है, मतलब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अपना डेटा रिलीज करता है। तो इनका 2004 का जो डेटा है उसमें ये है कि 24% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो क्रिमिनल केसेस में हैं, वो पेंडिंग है। अब ये नंबर बढ़ गए होंगे, देख लीजिएगा, 44 हो गया है। अच्छा ठीक है, हाँ दिया तो है, 19 वाला भी दिया ही है। और 43%, ये पहले मतलब कम हुआ करता था, अब ये बढ़ के 2019 में 43% हो गया। मतलब बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। सर इलेक्शन कमीशन जैसे बोल देती है पब्लिक को कि आप जाके एफिडेविट चेक कर लीजिए, और उनकी वो सर आरटीआई में भी कुछ ऐसा सर क्लॉज कुछ है ऐसा? लोगों को फर्क नहीं पड़ता ना इससे। मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता है, उसमें से भी कोई लोग चेक नहीं करता जो पढ़ता भी है। कहाँ किसी के पास टाइम है? टाइम नहीं है, तो सर इसमें सर इलेक्शन कमीशन और ज्यादा उसको क्यों नहीं सर इन्फॉर्मेशन को? सीधा सा मामला ये है कि कोई पार्टीज को बोला है कि अपने वेबसाइट पर डालिए, ठीक है, तो वो पढ़ते नहीं है ना, सर कोई नहीं पढ़ता। दूसरा, आप सिंपल सा आप उनका केस क्लियर कर दो ना। आप ये क्लियर कर दो कि अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, अगर पार्टी उसको इलेक्शन में कंटेस्ट करवाना चाहती है तो 6 महीने पहले उसका वो केस क्लियर करवाए। अगर आपने 6 महीने पहले एक स्पेशल कोर्ट बना दो जो केवल पार्लियामेंटेरियंस के केसेस क्लियर करे, और अगर आपने उनका केस क्लियर करने के लिए उस कोर्ट के पास नहीं डाला तो आप उनको टिकट नहीं दे सकते। आपको टिकट देना है तो पहले आप उनका केस क्लियर करवा दो 6 महीने में, उसके बाद बताओ बताओ क्या कह रहे हो? हाँ वही बोल रहे थे कि जैसे पोलिंग बूथ है
या फिर कहीं भी सर गांव के लेवल पे इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकती है, उनका जो पर्चा है कितना केस और ये सब है, मतलब वो करना चाहे तो सर ऐसा भी हो सकता है। ये खर्चीला प्रोसेस है और मतलब इसमें लोगों के लोग मतलब इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, एजुकेशन का लेवल अभी भी डाउन है। हाँ, तो मतलब अभी लोग बहुत सारे मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए हैं। अच्छा ये होगा कि आप रूट कॉज डिस्ट्रॉय करो, आप प्रोविजन बनाओ, कुछ नहीं करना, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप टिकट मत दो, आप टिकट दो ऐसे लोगों को, पहले उनका केस क्लियर करो। 6 महीने पहले एक स्पेशल कोर्ट को केस दो, और अगर आपने 6 महीने पहले स्पेशल कोर्ट को केस नहीं दिया है तो आप उस व्यक्ति को टिकट नहीं दोगे। आप अगर प्रोजेक्टेड हो कि आपको उस व्यक्ति को टिकट देना है, या जो व्यक्ति टिकट छोड़ो उनका छोड़ो, पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, वो पर्सन जिसको टिकट चाहिए अगर उसके पास कोई क्रिमिनल केस है तो वो उस कोर्ट में जाके अपील करे, वो 6 महीने के भीतर मतलब आपका पर्चा भरने का जो समय आएगा उसके पहले वो आपका केस क्लियर करेंगे, ये कंपल्सन कर दो, बस मामला खत्म। केस क्लियर होता है तो जाओ फॉर्म भरो, नहीं तो मत भरो, मौका दो पूरा, 6 महीने में केस क्लियर। सारे करो, सारे करो, जैसे मतलब बहुत सारे केसेस हैं ना जुडिशरी के पास, तो उनका लूप में है तो टाइम लगेगा। कुछ ही तो लोग होंगे जो लड़ने वाले हैं, गिनती के लोग हैं, उनका केस आप पहले क्लियर कर दो ना। इतने सारे केसेस रोज क्लियर करती है जुडिशरी, आराम से कर देगी उतने लोगों का केस क्लियर, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, कर देगी क्लियर। 6 महीने का समय बहुत होता है। हाँ, क्यों डिस्क्रिमिनेशन होगा? अरे आप मतलब आप प्रिविलेज दे सकते हो, वो पार्लियामेंटेरियंस हैं आपके, मतलब आप पार्लियामेंट में सुधार करने के लिए काम कर रहे हो, इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कर तो लो। चूंकि ये करेगा कौन, ये यही लोग करेंगे, और ये एग्री नहीं करेंगे उस पर, ये एग्री नहीं करेंगे। आपको लगता है ये पर्सन एग्री करेगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नाम आप किसी मतलब ये जनरल सा नोशन है कि आप किसी को नेम नहीं करते हो। ठीक है सर, वो प्रोसेस हो ना हो, लाइक सर इतना सर हम लोग जैसे लोकल स्कूल में पोलिंग बूथ पे कोई जाता है, इतना सारा चीज लिखा हुआ रहता है सर, वहाँ पे उनका एफिडेविट भी चिपका देते हैं सर, वो सब। हाँ, ये आप कर सकते हो, सर उतना ही खर्चा, ये आसान काम है। ठीक है, तो देखिए मतलब ये लोग जो हैं ये क्रिमिनल्स होते हैं जो पार्लियामेंट में चले गए हैं लॉ बनाने के लिए। हमारे यहाँ सिस्टम सारा अलग हो गया है। देखो, पार्लियामेंटेरियंस का काम है लॉ बनाना, मतलब पॉलिटिक्स करना, पार्लियामेंटेरियंस का काम है पॉलिटिक्स करना, तो वो लोग कॉमेडी करते हैं। कॉमेडियंस का काम है कॉमेडी करना, तो वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। तो यहां पे जिसका जो काम है वो कर नहीं रहा है। अब देखिए अगला ये है कि अपोजिशन का रोल डिक्लाइन कर रहा है, अपोजिशन का रोल डिक्लाइन कर रहा है तो इस वजह से भी प्रॉब्लम है। इनिशियली अपोजिशन इरेलेवेंट था, कांग्रेस सिस्टम की वजह से कांग्रेस बहुत डोमिनेटिंग थी। बाद में अपोजिशन को कुछ रिलेवेंस मिली, लेकिन जब कांग्रेस मतलब अपोजिशन रिलेवेंट हुआ बिकॉज ऑफ द वीकनिंग कंडीशन ऑफ कांग्रेस, तो जो अपोजिशन है वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट हो गया, डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने लग गया। उन्होंने गवर्नमेंट को काम करने से रोकना शुरू कर दिया। 1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन आ गया, पार्टीज के बीच में अब पॉलिसीज को लेकर डिफरेंसेस रही नहीं गए, मतलब लिमिटेड डोमेन हो गया, इकोनॉमी ओपन हो गई, सोशल सिस्टम ओपन हो गया, तो पॉलिसीज लगभग यूनिफाइड हो गई, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गए कम, तो फिर जो अपोजिशन था उसका रोल वैसे भी मिनिमम हो गया। तो इस वजह से भी पार्लियामेंट्री सिस्टम डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट। अच्छा, ये इमेज जो रिप्रेजेंटेटिव है काफी अच्छी है ना, वो गन लेकर भी चल रहा है, वो पैसे वगैरह भी दे रहे हैं, वो पार्टी फंड रेजर्स हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिया जो है, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग कमेटी सिस्टम नहीं है, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग कमेटी सिस्टम नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक बात कही जाती है, अपोजिशन शुड हैव इट्स से, गवर्नमेंट शुड हैव इट्स वे, मतलब सरकार अपोजिशन को बोलने दे और अपोजिशन सरकार को काम करने दे। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बेसिक सा मोटो है। यहां ना तो सरकार अपोजिशन को बोलने देती है और ना ही अपोजिशन सरकार को काम करने देती है, इसलिए इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब आप ये लाइन अच्छी है, आप इसके साथ शुरू करना चाहो तो शुरू कर सकते हो। कुछ हमें कैची लाइंस चाहिए होती हैं जिनके जरिए अगर आप कभी कोई आंसर अपना स्टार्ट करना चाहो, इवन इन जीएस जैसे इंट्रोडक्शन लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, बट उसमें एक तरीका होता है कोई कैची लाइन लिखना, जिससे आप एग्जामिनर का माइंड अट्रैक्ट कर सको। तो ऐसी लाइन्स आप यूज कर सकते हो। कंक्लूजन में भी आ जाएगा, कंक्लूजन भी अच्छा है। ठीक है।
ग्लोबलाइजेशन ने लॉ मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पार्लियामेंटेरियंस के पास ना तो ट्रेनिंग होती है और ना ही कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। पहले डाइवर्स ओपिनियन होते थे, डाइवर्स आइडियोलॉजी होती थी, डाइवर्स व्यू होता था। अब लगभग पूरा मामला स्ट्रीमलाइन हो गया है। फॉरेन पॉलिसी जो चल रही है वही चलती रहती है, ठीक है। इंडिया में कोई भी सरकार आ जाए, इजराइल के साथ रिलेशन वही रहेंगे, चाइना के साथ रिलेशन वही रहेंगे। फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस का स्कोप नहीं है, सोशल सिस्टम में चेंजेस का स्कोप नहीं है, सोशलिज्म कैपिटलिज्म वाला मामला हो गया है ख़त्म। तो मतलब सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के बाद स्ट्रीमलाइन हो गया है। तो इसलिए भी अब सिस्टम काफ़ी कम स्कोप छोड़ता है डिबेट एंड डिस्कशन का। कुछ और रीजंस भी हैं ऐसे लिखना चाहो तो। ग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट वही है, कैच ऑल पार्टी का मामला आ गया है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कम हो गए हैं, पॉलिसीज़ में जो डाइवर्सिटी थी वो गिर गई है, कम हो गई है। पहले जैसे आपके पास डाइवर्सिटी थी ना कि एक दुनिया कम्युनिस्ट थी, एक कैपिटलिस्ट थी, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी किसकी ओर जाएगी, कैपिटलिज्म की ओर, कम्युनिज्म की ओर। अब दुनिया एक ही तरफ है, मतलब पूरी दुनिया में लगभग कैपिटलिज्म ही है, तो आपका ऑप्शन खत्म हो गया ना पॉलिसी मेकिंग में। लॉ मेकिंग कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया कि देखिए कॉम्प्लेक्सिटी दूसरे सेंस में है। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद कई सारे डाइवर्स इशू इंक्लूड हो गए हैं। डाइवर्स इशू ऐसे इंक्लूड हो गए हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे बोला गया डिजिटल वाला, वही मैं एग्जांपल देना ही चाह रहा था कि कैसे पूरा सिस्टम वो हो गया है कि अगर आप किसी भी सॉन्ग को डिजिटली सुन रहे हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अगर आप उसका कैसेट खरीद रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स है। मान लीजिए अमेरिका में किसी सिंगर ने बहुत अच्छा गाना गाया हुआ है और आप उस गाने को एक कैसेट खरीद रहे हो, वहाँ से एक कैसेट में गाना आ रहा है और आप उसको सुन रहे हो, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल पे वेबसाइट से डाउनलोड करके सुन रहे हो तो नहीं पे करना पड़ेगा। अब ये कानून जो है वो 1998 का है। ऐसे ही वीडियो गेम्स पे भी लगता है। वीडियो गेम्स पहले कैसेट्स में खेले जाते थे ना, कैसेट्स में आते थे वीडियो गेम्स। आप वो लेके खेलोगे तो टैक्स लगेगा, आप डिजिटली खेलोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 1998 के ये सारे लॉज हैं। तब कैसेट्स होते थे, 2010 तक होते थे, ये कैसेट्स वगैरह का सिस्टम चलता था। डिजिटल डोमेन में ये चीज़ें सॉन्ग्स, मूवीज, इवन बुक्स अगर फिजिकल फॉर्म में पढ़ रहे हो तो टैक्स है, अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हो तो टैक्स नहीं है, ठीक है, खर्चा नहीं आ रहा। तो पहले ये सब फिजिकल फॉर्म में ज़्यादा चलता था, अब सब डिजिटल हो गया है। सॉन्ग, वीडियो, मूवीज, वीडियो गेम्स, किताबें, सब डिजिटल हो गया है। तो अब ये कह क्या रहे हैं कि अब आप डिजिटल फॉर्मेट पे टैक्स लगाओ, क्योंकि फिजिकल फॉर्मेट में तो अब कोई ले ही नहीं रहा है। नो इज टेकिंग दैट इन फिजिकल फॉर्मेट। कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं लॉ मेकिंग प्रोसेस? पहले सिंपल था कि नहीं था? तो ग्लोबलाइजेशन आया तो अब अमेरिकन सॉन्ग्स, अमेरिकन मूवीज, ब्रिटिश सॉन्ग्स, मूवीज, टर्किश, कोरियन, उनका सब कुछ आपके यहाँ आ रहा है डिजिटल फॉर्म में। अब आपको लॉ बनाना पड़ेगा। आईटी सेक्टर इवॉल्व हो गया। तो मतलब जो नए डोमेन्स खुले हैं ना ग्लोबलाइजेशन के बाद, उसने लॉ मेकिंग को कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये उसका मतलब है, ठीक है। वो भी सोशल मीडिया देख लो, सोशल मीडिया को लेकर इतना जद्दोजहद करनी पड़ती थी, कानून बनाना पड़ता था। कंपनी अमेरिका की है, कंट्रोल हमको यहाँ करना है, समझ में नहीं आ रहा कंट्रोल करे कैसे। मतलब बैठे वो लोग अमेरिका में, सर्वर उनका अमेरिका में, डेटा वहाँ सेव हो रहा है, डेटा हमें अपना यहाँ प्रोटेक्ट करना है, तो कैसे करें? अब चाइना बोल देता है कि हमारे यहाँ सर्वर लगाओगे तो काम करने देंगे नहीं, भगा देंगे। हम बोल नहीं सकते, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं हुआ पूरा लेजिस्लेटिव सिस्टम? क्या कानून कैसे बनाओगे? तो किसने कॉम्प्लेक्स किया है? ये ग्लोबलाइजेशन ने तो कॉम्प्लेक्स बनाया इसको, ठीक है। अभी तो ई स्पोर्ट को बना दिया ना, वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया वीडियो गेम्स वगैरह को, ठीक है। तो बाकी एग्जीक्यूटिव ओवररीच जो लगातार हो रही है, ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बाईपास करते हैं, कोलेशन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, डिफेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पीकर की पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन होता है। ये कुछ और कारण हैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस के डिक्लाइन के लिए। चलिए, बहुत क्रिटिसाइज कर दिया पार्लियामेंट के डिक्लाइन को, थोड़ा डिफेंड करते हैं कि पार्लियामेंट का डिक्लाइन नहीं हो रहा है। पहला वाला, अरे ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर देता है ना, वो कानून के जैसे बराबर होता है। और प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। हाँ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं होता है जब पार्लियामेंट अपनी लेजिस्लेशन की कैपेसिटी को एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देता है, तो उसे ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ऑर्डिनेंस इज द टूल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। बाई लॉज बनाए जाते हैं, नोटिफिकेशन जारी करी जाती हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, ये सारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस का ही पार्ट है, ठीक है। ऑर्डिनेंस इज जस्ट वन ऑफ देम। तो डिफेंड करते हैं इसको थोड़ा सा।
कि कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम का इतना भी डिक्लाइन नहीं हो रहा है जितना लोग सुना रहे हैं या बता रहे हैं। 16th लोकसभा में 273 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे, 240 पास हुए थे, 10 बिल विड्रॉ किए गए थे और 23 ही बिल ऐसे थे जो पेंडिंग रहे थे। तो क्या पार्लियामेंट ने काम नहीं किया? क्या काम तो हुआ है ना। 16th लोकसभा में ही 562 एमपीज जो थे उन्होंने 251 क्वेश्चंस पूछे। अब आप कहोगे 562 एमपी कहां से आ गए? हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना। 562 एमपीज 562 एमपीज ने मिलाकर 251 क्वेश्चंस पूछे हैं और 221 ऐसे रहे, मतलब 312 सिटिंग्स रही हैं टोटल, जिनमें से 221 को अटेंड किया गया है मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ ऑन एवरेज। ठीक है, 312 सिटिंग्स, जो सेशन में कई सारी सिटिंग्स होती हैं, तो ओवरऑल जितने भी 5 साल में सिटिंग्स हुई हैं 312 सिटिंग्स, उनमें से 221 सिटिंग्स को एज एवरेज मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने अटेंड किया है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये ओवरऑल पूछे गए क्वेश्चंस के नंबर हैं, मतलब इतने एमपीज हैं और जो मतलब सभी क्वेश्चन नहीं पूछते ना। सर ये पूरे का 562 का मिला के बोल रहा है कि 250 मतलब 251 क्वेश्चन है, मतलब कि लगभग वही आधा से बराबर है। 251 टोटल क्वेश्चंस होंगे। लेकिन सर 350 सेशंस होंगे, तो हर दिन एक क्वेश्चन तो डिस्कस होगा। कई बार सेशन सस्पेंड हो जाता है ना, होता ही नहीं है, 5 दिन हो ही नहीं रहे, सिटिंग ही नहीं है 5 दिन की, मतलब पार्लियामेंट्री सेशन जो है उतना दिन चला ही नहीं, सस्पेंडेड है, या क्वेश्चन पूछने ही नहीं दिया गया, केवल डिबेट्स हो रही हैं, या मान लीजिए कि कोई और काम चल रहा है, आपने कोई वोटिंग चल रही है। एक मिनट, इसका मतलब देख लेते हैं, रुक जाइए, कंफ्यूजन रिलीज कर देते हैं। बताता हूँ इसका क्वेश्चन, इसका मतलब इनमें से हर किसी ने एज एवरेज 251 क्वेश्चंस पूछे हैं, हर किसी ने एवरेज 251 क्वेश्चंस पूछे हैं। एक डेटा है यहाँ पे, उसके बेसिस पे आप ये बात समझ सकते हो। 5 साल का समय पूरा है ना, जैसे यहाँ पे ये है कि 50 एमपी जो महाराष्ट्र से रहे उन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे, ऑन एवरेज हर व्यक्ति ने 534 क्वेश्चन पूछे हैं, 534। तो कुछ ने 534 पूछे हैं, किसी ने 150 भी पूछे होंगे, किसी ने 10-20 भी पूछे होंगे, तो जो एवरेज निकला है वो एवरेज है, मतलब एक इंडिविजुअल ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका ये एवरेज है 5 साल का। ठीक है, इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, सभी लोग नहीं पूछते हैं। हाँ, तो मतलब कुछ लोग नहीं पूछते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अब ये 500-500 क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो महाराष्ट्र के एमपी हैं पूरे, मतलब लोकसभा में 16 लोकसभा में, तो अगर इतने ज़्यादा क्वेश्चन से लोग पूछ रहे हैं तो फिर बाकी लोगों का कम भी है तो मैनेज हो जाएगा और एवरेज इतना निकल जाएगा। ठीक है, वन 171 एमपीज जो हैं उन्होंने फार्मर सुसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, डेटा में रिवील किया गया, मतलब फार्मर सुसाइड का मुद्दा हाईलाइटेड रहा। ये दिखाता है कि काम तो हो रहा है और क्रूशियल मुद्दों पर डिस्कशन भी हो रहा है। जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए वो फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और रेलवे से एसोसिएटेड थे। कुछ और भी चीजें हैं जो जस्टिफाई करती हैं कि डिक्लाइन इतना भी नहीं हो रहा। लोकसभा में एमपीज की जो एवरेज अटेंडेंस रही वो 81% थी और राज्यसभा में 80% थी। प्रॉक्सी तो नहीं लगा रहा था कोई, बट अच्छी अटेंडेंस है ना। पिछले 3 सालों में
वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनकी एज 40 से 55 ईयर्स के बीच में रही, उन्होंने एज एवरेज 242 क्वेश्चंस पूछे हैं। मतलब यंग लोग ना, 55 साल तक, 55 ईयर्स तक के जो यंग लोग हैं हमारी पार्लियामेंट में, उन्होंने एज एवरेज 242 क्वेश्चंस पूछे हैं। और जो 70 ईयर्स के ऊपर के एमपी हैं उन्होंने एज एवरेज 133 क्वेश्चंस पूछे हैं। मतलब जो यंगर एलिमेंट है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यंगर पे आप विवाद कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन देखेंगे तो यंगर मिलेंगे वो लोग। हाँ, 25 साल के बाद अलाउड है, वो जा भी नहीं पाता कोई। पार्लियामेंट अच्छे से काम करे, इसके लिए एनसीआरडब्ल्यूसी की कुछ रिकमेंडेशंस हैं। खत्म करेंगे पार्लियामेंट का टॉपिक, कल नहीं पढ़ाएंगे इसको। हाँ, न्यू ईयर के साथ स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ा है तो स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा कुछ है नहीं, छोटा सा है, फटाक से हो जाएगा। मिनिमम वर्किंग डेज आप फिक्स करो। हाँ, कल 2 बजे से रखेंगे, ठीक है, 2 से 4:30 में करेंगे। राज्य ज़्यादा गैप हो जाएगा, जो क्लास में प्रीवियस क्लास में आएंगे उनको बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। 9:30 कर दें, ठीक है, 9:30 से 1:30 कर लेते हैं, 9:30 से, और वो कर देते हैं 1:30। और इसको कितने से कर लें फिर? 2 से कर लें, 2 ठीक है। कल कहाँ जाओगे, न्यू ईयर का दिन है। हाँ, कल ही की बात चल रही है, कल विशेष व्यवस्था करेंगे, ठीक है। एक्चुअली वो टाइम नहीं मिलेगा ना पिछली वाली क्लास के लिए, फिर टाइम नहीं मिलेगा, मजबूरी है, वो करना पड़ेगा, कुछ दिन की बात है। हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर आगे पीछे कर सकते हैं, फिर पहले कर लेंगे, हिस्ट्री खत्म होने के बाद पहले कर लेंगे। तो कल फिर 2 बजे से रखते हैं, ठीक है। तो 1:30 तक की आपकी ये क्लास हो जाएगी, आधे घंटे आप लोग चाय वाय पी लेना, कुछ खा पी लेना, और फिर 2 बजे से अगली क्लास कर लेंगे। मुझे, अरे मुझे मिल जाता है ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 महीने में 1 दिन की छुट्टी ली थी। एक दिन एक थर्सडे था जिस दिन मैंने ऑफ लिया था, तो उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया था, प्रीलिम बूस्टर बनाया था, उसको मैं काम नहीं मानता। दिस इज़ नॉट वर्क। वो तो है, ठीक है, अब छोटा सा काम है, बेचारा हो जाता है बीच में। तो फिर 2 महीने में मैंने 1 दिन की छुट्टी ली थी। आप लोगों को तो वो भी नहीं मिली, आप लोग तो उसके बाद भी पढ़ ही रहे हो। 7 दिन चलती है ना, तो मेरे पास तो मौका होता है छुट्टियों का, आपके पास कम होता है, ठीक है। जजिस के पास सबसे ज़्यादा है। एनसीआरडब्ल्यूसी, इन्होंने कहा कि भाई राज्यसभा के लिए 100 दिन और लोकसभा के लिए कम से कम 120 दिन का टेन्योर क्या होता है, वर्किंग डे फिक्स करो, वर्किंग डे फिक्स करो। गवर्नमेंट की जो पावर है उसको डाइल्यूट करो कि पार्लियामेंट्री सेशन कब, कितने दिन का, कैसे लगेगा, यही क्यों डिसाइड करेंगे। कैलेंडर फिक्स कर दो पार्लियामेंट में, जैसे कि कई सारी कंट्रीज़ में होता है, फिक्स होता है, इस तारीख से इस तारीख तक सेशन चलेगा और उतना चलता है, तो कैलेंडर बना दिया गया है। तो ऐसा कैलेंडर हमारे पार्लियामेंट बना सकती है अपने लिए, उसी कैलेंडर के हिसाब से पूरा सेशन चले। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट लेकर आओ, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, तो जो शैडो कैबिनेट होगी वो अच्छे से कंट्रोल करेगी। जानते हो शैडो कैबिनेट, भूतिया कैबिनेट, उसमें जैसे यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं वैसे अपोजिशन वाले मिनिस्टर बना देते हैं, और हर मिनिस्टर जो रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर होता है उसका काम बिल्कुल प्रिसाइसली देखता है, और संभावना ये भी रहती है कि जब उसकी सरकार बनेगी तो वही उसको मिनिस्ट्री मिल जाएगी। तो इसलिए वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपना कंट्रोल करते हैं ना बढ़िया से। जो लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको किया जाए, ताकि देखा जाए जो लॉ बनाया जा रहा है उसका लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है, और लॉस का पीरियोडिक रिव्यू किया जाए। जो कानून बने हैं वो बढ़िया से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो कोई कानून है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपके पास चेंज करने का मौका होगा, यू विल हैव चांस टू चेंज। और मिनिमम अटेंडेंस आप इंश्योर करो 75%, 80% तो उन्होंने वैसे भी दी हुई है, तो क्या 90% कर दें? कर दें, अटेंडेंस ठीक ही है ना, हर साल ऐसे नहीं होगा, कंपलसरी कर देते हैं, 75% कर देते हैं।
तो 75 नहीं, 80 तो कम से होना है, वो कॉलेज थोड़ी है। कानून बनाना है वहाँ पे, और इसी के लिए चुने गए हैं, जरूरी काम है। एक बार से सुन जाते फिर पैसा दे, उसके बाद से परमानेंट हो जाता। मैक्सिमम अटेंडेंस इंश्योर करिए, मिनिमम वर्किंग आवर डिसाइड करिए कि कम से कम इतनी घंटे तो काम करेंगे ही करेंगे। लोकसभा 6 बजे तक काम करती है, राज्यसभा 5 ही बजे तक काम करती है। फर्स्ट हाफ में तो इनका कुछ खास काम होता नहीं है, जो काम मेनली होता है वो लंच के बाद ही होता है, लेकिन फर्स्ट हाफ अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। हाँ, तभी तो सो जाते हैं बेचारे कई बार, और फिर झपकी लग जाती है उनको, तो लोग वीडियो वायरल कर देते हैं कि पार्लियामेंट में बैठ के सो रहे हैं। आप लोग क्लास में सो जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है। लालू जी का वीडियो सो नहीं रहे, मनन कर रहे हैं। बढ़िया व्यक्ति हैं वैसे वो भी। था एक्सपेक्ट कर रहे थे ये मुझसे। एंटी डिफेक्शन लॉ को रिव्यू करिए। एंटी डिफेक्शन लॉ बड़ा चेक कर देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, कुछ बोलने नहीं देता, कुछ करने नहीं देता, तो इतना जो रिस्ट्रिक्शन है वो सही नहीं है। दिस लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज नॉट गुड। अपोजिशन का जो रोल है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव अपोजिशन हो, स्पेशल कोर्ट बनाइए, वही बात जो हम पहले कर रहे थे। वी मस्ट हैव स्पेशल कोर्ट। क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो भी लोग हैं, आप उनके केसेस जल्दी रिजॉल्व करो। स्पेशल कोर्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे स्पेशल कोर्ट अलग अलग लोगों के लिए बनते हैं, विमेन के लिए, SC/ST एक्ट के लिए, और बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट बनते हैं। तो पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी बना दो स्पेशल कोर्ट, उनका भी मामला हम ऑन टाइम जल्दी से रिजॉल्व कर लें। डीपोलिटाइजेशन किया जाए स्पीकर की पोस्ट का। सजेशंस यही हैं कि जो स्पीकर का इंस्टीट्यूशन है उसमें ब्रिटिश पॉलिसी को ऑप्ट कर लिया जाए। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाला कॉन्सेप्ट बना लिया जाए। एक बार कोई स्पीकर बन गया तो वो अगली बार जब इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं होगा, और अगली बार उसे स्पीकर बना दिया जाएगा अगर वो जीत के आ रहा है तो। ठीक है, स्पेशल कोर्ट जो क्रिमिनल ऑफेंसेस में है उनके लिए स्पेशल कोर्ट बना लिया जाए। जैसे ब्रिटेन में ऐसा होता है कि अगर कोई स्पीकर बन गया ना, तो अगली बार जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो उसके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं होता, एक कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए छोड़ दी जाती है, तो वो अगली बार जीत के आएगा, ये पक्का है। ठीक है, और अगर वहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा है तो स्पीकर भी बना देते हैं। खैर ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको इस बात का टेन्योर का अश्योरेंस होता है, वो अपनी जिस पार्टी से एफिलिएटेड है ना उस पर डिपेंडेंट नहीं होता कि उसको अगली बार सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसको मिलेगी सीट, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी फ्री रहेगी। अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर वो फ्री होके अपना काम कर सकता है। या ये भी मतलब है कि अगर किसी ने, जैसे हमने पहले भी देखा था सजेशन में, कि अगर कोई व्यक्ति बढ़िया काम करता है, कोई स्पीकर, तो सरकार चाहे जो भी आए स्पीकर उसे ही बनाया जाए। आप टेन्योर सिक्योर कर दो तो लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। चेंजिंग प्रोफाइल, ये तो हो गया ना कोडिफिकेशन। हाँ, ये कोडिफिकेशन, पार्लियामेंटेरियंस का जो प्रिविलेज है उसको कोडिफाई करिए। और जो वो जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसको भी चेक किया जाए। जेल टर्म दे देते हैं लोग तो गलत चीज़ है। पार्लियामेंटेरियंस का प्रोफाइल चेंज हो रहा है। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। लेजिस्लेचर सोसाइटी का मिरर होता है। अगर आप डेमोक्रेसी में किसी सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो लेजिस्लेचर को देख लीजिए। लेजिस्लेचर में सोसाइटी के हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जो डाइवर्सिटी सोसाइटी में है ना, वही डाइवर्सिटी आपको लेजिस्लेचर में मिलेगी। इन जनरल ऐसा होता है। लेकिन अगर आप लेजिस्लेचर को समझ लोगे तो सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है आपको वो समझ में आ जाएगा। सोसाइटी को देखोगे
तो लेजिस्लेचर का प्रोफाइल आपको समझने में हेल्प मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं सोसाइटी और लेजिस्लेचर। लेकिन अब कह रहे हैं कि प्रोफाइल चेंज हो रहा है, सोसाइटी अलग डायरेक्शन में जा रही है, लेजिस्लेचर अलग डायरेक्शन में जा रहा है। शंकर और रॉड्रिक, ये तीन ब्रॉड फेज में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके चेंजिंग प्रोफाइल को डिस्क्राइब करते हैं। 1960 तक क्या था, 1960s तक क्या था, 1960s तक पार्लियामेंट को ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करते थे, और कुछ अपर कास्ट के लोग भी थे जिनका डोमिनेशन रहता था पार्लियामेंट में। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, वो भी इसलिए था क्योंकि उनको रिजर्वेशन था, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के लोग थे वही जा पाते थे। ऐसा नहीं कि एक कॉमनर चला जा रहा है, ऐसा नहीं था। पॉपुलेशन और अदर बैकवर्ड क्लास के रिप्रेजेंटेशन के बीच में कोई मैच नहीं था। वुमेन और माइनॉरिटीज़ के साथ भी यही किस्सा था, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनका पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा कम था। पार्लियामेंट जो थी उसे अर्बन एलीट लीड करता था। ये ऐसे लोग थे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेट होकर आए थे, ब्रिटिशर्स के टाइम के, 1960 तक की बात हो रही है, तो अंग्रेजों के समय में दूसरी जगहों पे लोग पढ़ने जाते थे। जो अथॉरिटी थी पार्लियामेंटेरियंस की वो इस बेसिस पर थी कि उन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। जो नेशनल मूवमेंट के लीडर थे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, और वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, वो फुल फ्लेज्ड पॉलिटिशियन नहीं थे, दे वर नॉट फुल फ्लेज्ड पॉलिटिशियन, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, और उन्हें रिस्पेक्ट इस आधार पे मिलती थी क्योंकि वो नेशनल मूवमेंट के लीडर थे। अगला फेज आता है मतलब वो पॉलिटिशियन नहीं थे, कोई सोशल वर्कर था, कोई लॉयर था। ये लोग देश को आज़ाद करवाने में जुटे हुए थे, बाद में इनको पॉलिटिकल पोस्ट दे दी गई, तो ऐसे कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, उनका अलग अलग प्रोफेशन था। ठीक है, आप किसी लॉयर को आप मिनिस्टर बना दे रहे हो तो पॉलिटिशियन थोड़ी, वो तो लॉयर है ना, तो वो तो इसलिए बना दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। 1970s से 1990s इसे ट्विलाइट जोन कहा जाता है या ट्रांजिशन जोन। ट्विलाइट का मतलब क्या होता है? शाम का समय ना, शाम का समय। तो जो शाम का समय होता है वो ट्विलाइट होता है, मतलब वो ट्रांजिशन जोन होता है। उस समय ना तो दिन होती है और ना ही रात होती है। उसी समय हिरण्यकश्यप को मारा जाता है ना दिन में और ना रात में, तो ट्रांजिशन जोन होता है। तो ये जो 1970s से 90s का टाइम है, इसे ट्विलाइट बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। कई सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए, इससे जो पार्लियामेंट है उसके कॉम्पोजिशन में भी काफ़ी बदलाव आया, चेंज आया। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो जो अदर बैकवर्ड क्लास के या लैंड ओनिंग क्लास था उसकी सिचुएशन बेटर हुई, वो थोड़े प्रॉस्परस हो गए। कांग्रेस सिस्टम का ब्रेकडाउन हुआ तो रीजनल पार्टीज डोमिनेंट हुई। इंडिजिनियसली एजुकेटेड पार्लियामेंटेरियंस डेवलप हुए, जो पहले विदेशों में पढ़ के आए थे उसके बाद लोगों ने इंडिया में पढ़ना शुरू कर दिया, तो इंडियन एजुकेटेड पार्लियामेंटेरियंस बढ़ने लगे। जो एग्रीकल्चरलिस्ट और रूरल एलिट्स थे उनको भी डोमिनेंट पोजीशन मिलने लगी। फुल टाइम पॉलिटिशियंस यहाँ पर आए, अभी तक वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं थे। अब कुछ लोग ऐसे थे जो एक्चुअली में पॉलिटिशियन ही थे, उन्होंने शुरू से ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए वो, और उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली कोई पोस्ट गेन कर ली। स्टूडेंट्स ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। यूथ पार्लियामेंट इंदिरा गांधी जी ने शुरू करी थी। यूथ पार्लियामेंट अभी भी ऑर्गेनाइज की जाती है, और जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस से बच्चे होते हैं वो उस यूथ पार्लियामेंट में जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम मतलब लास्ट ईयर कुछ बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, उन्होंने कहा कि वो री एग्ज़ाम चाहते हैं। तो मैंने कहा क्यों एग्ज़ाम छोड़ दिया था? तो उन्होंने बताया कि वो यूथ पार्लियामेंट में गए थे, तो उनको यूथ पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला था दिल्ली में, और उनके एग्ज़ाम्स उसी समय पे थे। तो फिर उनसे उनका जो पार्टिसिपेशन था उसका प्रूफ मांगा गया, तो उनके पास था, यूथ पार्लियामेंट में उन्होंने अप्लाई किया था एंड देवर डेलीगेट, उन्होंने अटेंड किया था। तो चूंकि वो यूथ पार्लियामेंट में गए थे तो ये एक लेजिटिमेट रीज़न था, एग्ज़ाम दोबारा लिया जा सकता है। अगर बच्चे को यूथ पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला है तो उसका जाना ज़रूरी है। तो फिर उनको एग्ज़ाम की दोबारा डेट दी गई और उनका दोबारा एग्ज़ाम लिया गया। तो तब इन सब चीज़ों को कॉलेजेस भी इनकरेज करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं।
फिर कुछ समय पहले एक बच्ची आई थी, उसने कहा कि उसका एग्ज़ाम छूट गया है, वो री एग्ज़ाम देना चाहती है। मैंने कहा क्यों भाई, क्या कारण पूछा जाता है। अगर कारण लेजिटिमेट है, कोई सीरियस मेडिकल इशू है या फिर कुछ और है, तो फिर अलाउ किया जाता है। तो क्यों? तो उसने बताया कि उसका कंप्यूटर ओ लेवल का एग्ज़ाम उसी दिन था जिस दिन उसका कॉलेज का एग्ज़ाम था, तो उसने सोचा कि ओ लेवल का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो फिर उसे अलाउ नहीं किया गया। मतलब इतना सेंस तो होना चाहिए ना आपके पास कि आपके लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स का एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपके पास बाद में भी चॉइस रहेगी, या आपकी एकेडमिक डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उन्हें अलाउ नहीं किया गया। तो ये ग्राउंड्स होते हैं, कई बार कॉलेजेस अलाउ करते हैं। तो यूथ पार्लियामेंट बिना स्कूल कॉलेज के ऐसा कोई नहीं होता है वहाँ पे सर पार्लियामेंट का सेटअप, जैसे सर हम लोग कॉलेज में थे तब तो होता वहाँ पे सर ये यूथ टाइप का सेटअप रहता था, सब एक कंट्री को रिप्रेजेंट करके वहाँ पे डिस्कशंस। मतलब ये तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज करने वाला। एक यूथ पार्लियामेंट यहाँ दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाती है नेशनल लेवल पे, और वहाँ पे अलग अलग कॉलेज से बच्चों को इनवाइट किया जाता है। इसी टाइम पर होता है, इसी टाइम पर होता है। अब देखिए इतनी टेक्निकलिटी मुझे पता नहीं है, इतनी मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी भी पूछते हैं क्या वो लोग? अगर वो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी पूछते हैं तो ज़रूरी होगा कि आप कहीं पढ़ रहे हो। इग्नू चलेगा, आप कहीं भी पढ़ रहे हो। इग्नू जो है वो आप डिस्टेंस लर्निंग का एक मोड है और प्रोमिनेंट मोड है, अच्छा तरीका है, आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आप वहाँ हो तो स्टूडेंट हुई हो। इग्नू वालों के तो और तामझाम होते हैं। तो 1990s ऑनवर्ड्स, उसके बाद भारत में प्लेबनाइजेशन शुरू हुआ इंडियन डेमोक्रेसी का। प्लेबनाइजेशन मैंने बताया था, किसी को याद है? प्लेबनाइजेशन वो पेबल्स होते हैं। प्लेबनाइजेशन देखिए, वैसे मैंने इसका रेफरेंस 2 बार आ चुका है प्लेबनाइजेशन का, और मैंने 2 बार आपको बताया भी है। एंशिएंट रोम में प्लेबियन का मतलब होता है कॉमन मैन। एंशिएंट रोम में या जब मोनार्की हुआ करती थी तो एक कॉमन मैन का कोई से नहीं होता था पॉलिटिक्स में, कोई से नहीं होता था। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब कॉमन लोगों ने राजा से अपने राइट्स और कंसेशंस मांगने शुरू किए इकट्ठा होकर। तो एंशिएंट रोम में जब वो फेज आया था जब कॉमन मैन पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ और उसने किंग से अपने लिए कंसेशंस मांगने शुरू किए, उस फेज को प्लेबनाइजेशन कहा गया। रोम में पॉलिटिक्स में अक्सर देखा जाता है कि कॉमन लोग खुद को इससे दूर रखते हैं, ये बोल के कि भाई हम राजनीति नहीं करते, ये बोलकर वो खुद को दूर रखते हैं। लेकिन ये वो समय था जब कॉमन लोगों ने इंडियन डेमोक्रेसी में खुद को एक्टिवेट किया। तो प्लेबनाइजेशन का मतलब है कॉमन लोगों का पॉलिटिक्स में एंटर होना, दैट इज प्लेबनाइजेशन। तो प्लेबियन का मतलब ही होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन मैन इज प्लेबियन, ठीक है, तो याद रहेगा ना। तो डेमोक्रेसी का प्लेबनाइजेशन स्टार्ट हुआ। कास्ट, रिलीजन और एथनिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, आपने पूरा चैप्टर ही कवर किया हुआ है। अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऊपर गया क्योंकि इनको रिजर्वेशन मिला। अवॉइड करो क्योंकि लिखोगे तो समझाना पड़ेगा, वर्ड्स चले जाएंगे आपके। मतलब अगर आप ये लिखते भी हो ना तो आपको समझाना पड़ेगा उसको, और मतलब नहीं है कोई टेक्निकलिटी यूज़ करने की। ज़बरदस्ती उनको एहसास हो जाएगा कि आप ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, पूरी आपसे होंगी नहीं। जो एजुकेटेड पार्लियामेंटेरियंस थे वो इंक्रीज हो गए, और जो मेंबर्स थे वो डाइवर्स बैकग्राउंड के आते हैं पार्लियामेंट में। रूरल अर्बन डिवाइड जो था वो अब प्रोमिनेंट नहीं रह गया, मतलब रूरल एरिया से भी लोग पॉलिटिक्स में एंटर करने लग गए। जेंडर के टर्म में हमने देखा कि जो 15th लोकसभा थी वहाँ पे जो विमेन थी उनका रिप्रेजेंटेशन 8 to 10% तक गया, हालांकि कम ही था, बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया, बाद में 14% तक गया। एमएन श्रीनिवास का ये कहना है कि हमें अभी भी पार्लियामेंट में कम विमेन का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। हम किसी विमेन कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते, हमें ऐसा लगता है ये काम नहीं कर पाएंगी, वी डोंट वोट फॉर देम। हाँ, पढ़े लिखे लोग बढ़ने लगे। नहीं, पहले कम थे, 90 ऑनवर्ड्स पढ़े लिखे ज़्यादा आने लगे। अब यहाँ पर देखिए
प्रोफाइल है पार्लियामेंटेरियंस की 17th लोकसभा की, जो प्रेजेंट लोकसभा है ना, उसका प्रोफाइल यहाँ पे बताया गया है। 78 विमेन हैं जो 17th लोकसभा में चुनी गई हैं, और वो लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 14% है। फर्स्ट लोकसभा में ये 0.5% थी। फर्स्ट लोकसभा में इनका रिप्रेजेंटेशन 0.5% था, और अभी ये बढ़ के 14% हो गया है, बट ये फिर भी कम है। डिमांड 33% की है। 50% आबादी है कोई, 50% पॉपुलेशन को आप 33% रिजर्वेशन तो दे सकते हो ना, कम ही देने की बात चल रही है, प्रोपोर्शनल बोल भी नहीं रहे हैं। और 50% आबादी को 14% रिजर्वेशन है, ये कम है। एज और टर्म, एमपीज की जो एवरेज एज है वो 54 ईयर्स है, मतलब ज़्यादातर लोग यंग है ना। 267 ऐसे एमपी हैं जो पहली बार बने हैं, पहले टर्म में सेलेक्ट हुए हैं। इकोनॉमिक और प्रोफेशनल प्रोफाइल, 39% एमपीज का ये कहना है कि उनका ऑक्यूपेशन पॉलिटिकल और सोशल वर्क है। हम कहते हैं फुल टाइम पॉलिटिशियंस, ये कुछ और नहीं करते, बस ये घूमते टहलते रहते हैं, मस्ती करते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं। फुल टाइम पॉलिटिशियंस या अच्छा सोशल वर्क करते हैं। 38% एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, ये भी एग्रीकल्चर करते नहीं, इनके घर वाले करते हैं। और 23% जो एमपी हैं वो बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेसमैन है। एजुकेशन 77% ग्रेजुएट हैं, बढ़िया बात है ना। 27% एमपी हैं जिन्होंने 12th क्लास पास किया है, फेक डिग्री, ठीक है, असली डिग्री भी होती है, मतलब नॉर्मल पढ़े लिखे लोग होते हैं। लड़ाई झगड़ा जो करता है वो भी डिग्री तो ले ही लेता है पढ़ के, उनकी भी ठीक है। 41 से 62% ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे मत बोलो कि खराब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। चलिए लास्ट में जस्ट वन स्लाइड, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जैसे बता रहे हैं कि ये ग्रेजुएट हैं, क्यों दे रखा है ये, पढ़ रहे होंगे। देखिए बात ये है, हाँ हो सकते हैं, मतलब रेंज क्यों दिया है डोंट नो। 62%, 77% ग्रेजुएट हैं, तो सही बात है, सीधा सीधा बता देते कितने परसेंट हैं। हाँ श्योर नहीं होगा ना, पता नहीं होगा इनको कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ लोगों का इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि देख बातचीत करके तो पढ़े लिखे लगते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में, अभी ये जो डेटा है ये अभी विंटर सेशन के बाद का है, तो इसमें ये है कि पिछले 3.5 सालों में केवल 6 शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन डिस्कशंस हुए हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर रूल 193 का इस्तेमाल करके लोकसभा के, ठीक है। तो ये न्यूज़ में आया था। सबसे पहले तो रूल 193 क्या है, ये बिना किसी फॉर्मल मोशन के किसी मुद्दे पर डिस्कशन अलाउ करता है, ठीक है, मतलब डिस्कशन होगा लेकिन कोई वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन होगा केवल, वोटिंग नहीं होगी। तो आर्टिकल 193 के अकॉर्डिंग आप किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई फॉर्मल मोशन नहीं लाना होगा, बस आपको एक अपना पिटीशन देना होगा स्पीकर को कि हम आर्टिकल 193 के तहत इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो 3.5 साल बीते हैं इसमें स्पीकर अलाउ नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट अलाउइंग, वो 193 के तहत डिस्कशन अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। जबकि 2014 से 19 के बीच में आर्टिकल 193 का इस्तेमाल करके 33 ऐसी डिबेट्स हुई थी, लेकिन इस बार केवल 6 डिबेट्स अलाउ की गई हैं, बाकी डिबेट्स अलाउ नहीं की गई। तो स्पीकर की पार्शियलिटी भी कई बार बीच में होती है या इम्पार्शियलिटी क्वेश्चन की जाती है। तो ये तो अभी मतलब करंट न्यूज़ मुझे इस बार विंटर सेशन के बाद ही आया है डेटा, हाँ थोड़े टाइम पहले का ही है ये, तो ये आया हुआ था तो मुझे मिल गया था तो मैंने अटैच कर दिया कि चलो ठीक है ये भी जानते रहो इस बार अभी क्या निकल के आया है। तो 193 वाला मामला ये है। तो डिक्लाइन वाले में आप वैसे इसको ऐड कर सकते हो, ये जो पॉइंट है ये करंट का है बट आप इसको डिक्लाइन वाले में ऐड कर सकते हो। डन, पार्लियामेंट खत्म।